तो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद साथियों सभी को। जय हिंद सर। और स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग का रिसर्च सीरीज चल रहा है और होमवर्क के बारे में बता दें कि टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो आप लोग पढ़ के आए होंगे और रोज पढ़ के आइएगा। स्टार्ट करते हैं आज विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। हिस्ट्री में हम लोग दिल्ली सल्तनत का सफाया कर दिए, ठीक। दिल्ली सल्तनत हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो बताइए, दिल्ली सल्तनत से एक सवाल है कि दिल्ली सल्तनत पे कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो पांच वंशों ने। कितने? पांच वंशों ने, ठीक है। कौन कौन सा? पहला गुलाम वंश, पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, खिलजी वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक, तीसरा तुगलक, चौथा लोधी वंश, सैयद वंश, ठीक है, ठीक है। और पांचवा में है लोधी वंश, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है, तो बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने वंशों ने? चार वंशों ने। चार वंश, ठीक है। कितने वंश? चार वंश। चार वंश। कौन कौन सा? संगम, बहुत अच्छा, अरिवेटु, ठीक है। अरविदु। तो देखिए, सबसे पहला संगम, जो भी है सब सीक्वेंस से है, क्रमशः है, ठीक है। तो सबसे पहला संगम वंश, पहला संगम, दूसरा सालू, सुलू, ठीक है। सालू बोल सकते हैं उसको, हाँ सालू, सालू, ठीक है। तो पहला संगम, दूसरा सालू, तीसरा तुल्लू, ठीक है, तीसरा और चौथा अरावेडु, ठीक है, चौथा अरावेडु, ठीक है। तो बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत से ही सवाल है कि बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य मतलब दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तो एमबीटी, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाई। हरिहर और बुक्का, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1336, ठीक है, 1336 में, ठीक है, 1336 में, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। इसकी स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई। बुक्का, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का। तो बताइएगा कि विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये क्या बोलते हैं? जीत का शहर, जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य का विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीत का शहर, ठीक है, जीत का शहर। अगला बताइएगा कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया, ठीक है, तो किससे आशीर्वाद लेकर किया था? विद्याधरण संत। तो देव संत, ठीक है, संत विद्यारण्य। क्या नाम था? संत विद्यारण्य, ठीक है, विद्यारण्य, ठीक है। तो उसी से आशीर्वाद लेकर उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। किसने? तो हरिहर बुक्का, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का। अगला बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, ठीक है। तो बताइएगा हम्पी किस नदी के तट पर स्थित? तुंगभद्रा, ठीक है, हम्पी तुंगभद्रा, ठीक है, हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगला बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? राजभाषा तेलुगु, ठीक है, क्या थी? तेलुगु, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु, ठीक है, तेलुगु। अगला बताइएगा कि हरिहर और बुक्का, ठीक है, जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया, वो किसके सामंत थे? किसके सामंत? हाँ, प्रताप रुद्रदेव, ठीक है। क्या नाम है? प्रताप रुद्रदेव, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। कौन? हरिहर एवं बुक्का, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का, ठीक है। वारंगल के काकतीय शासक थे, ठीक है। कौन? प्रताप, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव, वारंगल के काकतीय शासक, ठीक है। हाँ, अगला बताइएगा, ठीक है, कि विजयनगर साम्राज्य में जो पहला वंश था कौन सा है? संगम वंश, ठीक है, संगम वंश। तो बताइएगा संगम वंश की स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर प्रथम बोल सकते हैं, ठीक है। संगम वंश की स्थापना हरिहर ने, ठीक है, हाँ, संगम वंश की स्थापना हरिहर ने। वही बताइएगा सालू वंश की स्थापना? सालू वंश वीर नरसिंह, सालू नरसिंह, ठीक है। तो सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह। लेकिन अगर पूछे टुलू वंश की स्थापना? टुलू वंश की स्थापना वीर नरसिंह, ठीक है। सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह और टुलू वंश की स्थापना वीर नरसिंह, ठीक है। और वही बताइएगा अरावेडु
अराबिडु वंश की स्थापना किसने किया? अराबिडु वंश की स्थापना तिरुमल। तिरुमल। क्या नाम था? तिरुमल। ठीक है, अराबिडु की स्थापना तिरुमल ने किया था। हो गया। यस सर। अगला बताइएगा कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण किया था? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक बुक्का बुक्का ठीक है, प्रथम। बुक्का प्रथम। ठीक है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि बुक्का प्रथम ने, बुक्का प्रथम। ठीक है। अगला बताइएगा कि संगम वंश का वह पहला शासक कौन थे जिसे महाराजा धीराज की उपाधि दिया गया? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय। ठीक है, कौन थे? हरिहर द्वितीय। ठीक है, कौन थे? हरिहर द्वितीय। ठीक है। अगला सवाल बताइएगा कि निकोलो कॉन्टी, ठीक है, निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आए थे? देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम। कौन? देवराय प्रथम। प्रथम। ठीक है, देवराय प्रथम। बताइएगा निकोलो कॉन्टी कहाँ की? इटली के। इटली के। ठीक है, निकोलो कॉन्टी इटली के साथ इटली के यात्री थे। ठीक है, निकोलो कॉन्टी इटली इटली के। लेकिन अगर पूछे अब अब्दुल रज्जाक हाँ तो वो कहाँ के निवासी? फारस के। फारस। ठीक है, अब्दुल रज्जाक फारस के। फारस। और किसके शासनकाल में आए थे? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। ठीक है, तो अब्दुल रज्जाक देवराय के शासनकाल में भारत आए। हाँ भारत आए, विजयनगर साम्राज्य में आए थे, भारत। भारत ही हुआ। तो बताइएगा कि अगला बारबोसा जो है किस देश के निवासी थे? तो बारबोसा पुर्तगाल। पुर्तगाल। और वे किसके दरबार में भारत आए थे? देवराय। देवराय। ठीक है, कृष्ण देवराय। वही बताइएगा डोमिंग पायस कहाँ के निवासी थे? पुर्तगाल के। ठीक है, तो डोमिंग पायस और बारबोसा कहाँ के थे? पुर्तगाल के। ठीक है, और ये दोनों किसके शासनकाल में आए थे? कृष्ण देवराय। ठीक है, कृष्ण देवराय। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक अगर बोले तो कृष्ण देवराय। ठीक है, कृष्ण देव राय। हो गया। यस सर। अगला बताइएगा कि नूनीज, ठीक है, नूनीज किस देश के निवासी थे? पुर्तगाल। ये भी पुर्तगाल। ठीक है, नूनीज पुर्तगाल। और ये किसके शासनकाल में आए थे? अच्युत राय। ठीक है, अच्युत राय। राय। हो गया, हम लोग सब पढ़ लिए अभी। निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, नूनीज और डोमिंग पायस, बारबोसा। हो गया। बताइएगा अगला सवाल है कि अमुक्त मालक ठीक है कि किसकी रचना है? कृष्ण देवराय। ठीक है, अमुक्त मालक। ठीक है, तो अमुक्त माल्या जो था वो किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा में। ठीक है, तो अमुक्त माल्या की रचना किसने किया है? कृष्ण देवराय। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। अगला बताइएगा कि जामवती कल्याणम की रचना किसने किया है? तो वो भी कृष्ण देवराय। ठीक है, हाँ, जामवती कल्याणम कृष्ण देवराय। और ये किस भाषा? संस्कृत भाषा में। ठीक है, जामवती कल्याणम संस्कृत भाषा में। ठीक है, और वही पूछे अमुक्त माल्या तो कृष्ण देवराय तेलुगु भाषा में। ठीक है, अमुक्त माल्या तेलुगु भाषा में। अगला बताइएगा कि तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया गया था। ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया गया था किसके लिए? कि जल की कमी दूर करने के लिए। ठीक है जी सर। तो विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने बनवाया था? देवराय प्रथम। किसने? देवराय प्रथम। ठीक है, और इसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था। कौन नदी? हरिद्रा नदी। ठीक है, दरिद्रा लिखी तो ठीक ही रहता, याद रहता क्या? तो हरिद्रा नदी। ठीक है, हरिद्रा नदी के पर भी बांध बनवाया था और तुंगभद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था। किसने? देवराय प्रथम। ठीक है, देवराय प्रथम। अगर पूछे कि संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन थे? तो देवराय द्वितीय। कौन थे? देवराय द्वितीय। ठीक है, बताइएगा अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आए थे? तो देवराय द्वितीय के। ठीक है, देवराय द्वितीय के शासन। और कहाँ के थे? वो फारस के। ठीक है, कहाँ के थे? फारस। अगला बताइएगा कि श्रीनाथ, ठीक है, जो एक तेलुगु कवि है, श्रीनाथ, तो श्रीनाथ जो है वो किसके दरबार में भारत आए थे? रहते थे साथ। हाँ, किसके? देवराय द्वितीय। ठीक है, तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में? देवराय द्वितीय। ठीक है, अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में? देवराय द्वितीय। ठीक है, वही पूछे बारबोसा तो कृष्ण देवराय। बताइएगा कि हाथियों का शिकार, ठीक है, हाथियों का शिकार जिसको बोलते हैं जग बेटकर, क्या बोलते हैं? हाँ, गज दिखा हमको भी लगा। ठीक है, गज बेटकर। ठीक है, गज मतलब हाथी होता है,
तो हाथियों का शिकारी जिसे बोलते हैं गजबेटकर, ठीक है। तो गजबेटकर किसे कहा जाता था? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय, ठीक है। गजबेटकर देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को, ठीक है। यस सर। अगला बताइएगा महानाटक, महानाटक सुधा निधि, ठीक है। महानाटक सुधा निधि की रचना किसने किया था? महानाटक महानाटक सुधा निधि, ठीक है, किसने लिखा था? अल्लाह देवराय द्वितीय ने, ठीक है। किसने लिखा था? देवराय द्वितीय ने। और किस भाषा में? तो संस्कृत, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भाषा में। कौन भाषा? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में। प्रौढ़ देवराय, ठीक है। प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता था? देवराय मल्लिकार्जुन, ठीक है। प्रौढ़ देवराय मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन, प्रौढ़ देवराय मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन, हो गया। यस सर। अगला बताइएगा कि अब आते हैं सालू वंश, ठीक है। तो सालू वंश की स्थापना किसने किया था? सालू वंश का स्थापना सालू सालू नरसिंह, अभी पढ़े ना, सालू नरसिंह, ठीक है। सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह। सालू नरसिंह ने। और वहीं टुलू वंश की टुल्लू वंश की जाता वीर नरसिंह। वीर नरसिंह, ठीक है। दोनों में नरसिंह, हाँ। तो उसका सालू नरसिंह और इसका इसका वीर नरसिंह। वीर नरसिंह, ठीक है। तो बताइएगा कि सालू वंश की स्थापना कब की गई थी? 1485। हाँ, 1485, ठीक है, 1485 में। और वहीं टुल्लू वंश की 1505 में, 1505 में टुल्लू वंश की। तो टुल्लू वंश के सबसे महान शासक कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय, ठीक है। टुल्लू वंश के और विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कौन थे? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय, ठीक है। कौन थे? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय। अगला बताइएगा कि कृष्णदेवराय का एक योग्य सेनापति था, ठीक है। कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति, उसका क्या नाम था? सालू तिम्मा, ठीक है। क्या नाम था? सालू तिम्मा, ठीक है। सालू तिम्मा, जो कृष्णदेवराय का एक योग्य मंत्री और सेनापति था, ठीक है। योग्य मंत्री और सेनापति था। अगला बताइएगा कि बाबरनामा, बाबरनामा किसने लिखी है? बाबर ने, ठीक है। उसकी आत्मकथा है, तो बायोग्राफी है उसकी। तो बाबरनामा में बोला गया है कि उसमें बताया गया कि भारत का सर्वाधिक, ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक किसे बताया गया? कृष्णदेवराय को, ठीक है। किसमें बताया गया है? बाबरनामा में, ठीक है। बाबरनामा में बताया गया है कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन थे? कृष्णदेवराय। कौन थे? कृष्णदेवराय, ठीक है। अगला बताइएगा कि अभी पूछे डोमिंगो पायस, ठीक है। डोमिंगो पायस किसके शासन काल में विजयनगर आए थे? कृष्णदेवराय। किसके? कृष्णदेवराय, ठीक है। अगला सवाल बताइएगा, अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेवराय। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय, ठीक है। लेकिन वही पूछे अष्टप्रधान, हाँ, तो हम लोग पढ़े पीछे नहीं पढ़े। शिवाजी, ठीक है, शिवाजी के दरबार में। तो हाँ, पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अष्टदिग्गज बोले तो कृष्णदेवराय, ठीक है। और अष्टदिग्गज क्या था? हाँ, 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों का संगठन, ठीक है, समूह, इसे कहते थे अष्टदिग्गज, ठीक है। अष्टदिग्गज, तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में? कृष्णदेवराय। लेकिन वहीं अगर पूछे अष्टप्रधान, शिवाजी, ठीक है। लेकिन इससे पहले पढ़ चुके हैं नवरत्न, नवरत्न किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, हाँ, इससे पहले पढ़े। और अकबर के शासनकाल में भी रहते थे नवरत्न, ठीक है। तो नवरत्न के बारे में बोले तो 2 शासक कौन कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर। अगला बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में कौन सी लिपि का प्रयोग होता था? अजीब था, नंदीनागढ़ी लिपि। कौन सी लिपि? नंदीनागढ़ी लिपि, ठीक है। नंदीनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में। बताइएगा कि नागलपुर नामक नगर की स्थापना किसने किया था? कृष्णदेवराय ने, ठीक है। नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना किसने किया था? कृष्णदेवराय। वही बताइएगा कि विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेवराय, ठीक है। अगर बोले कि हजाराराम, ठीक है, हजाराराम की स्थापना किसने किया था? कृष्णदेवराय, ठीक है। चिदम्बरम मंदिर, कृष्णदेवराय। तो अभी कौन कौन मंदिर पढ़े? विठल स्वामी मंदिर, ठीक है, चिदम्बरम मंदिर और हजाराराम, ठीक है। हजाराराम ये भी मंदिर,
और नागलपुर नामक नगर की स्थापना किसने किया था? कृष्णदेवराय। किसने? कृष्णदेवराय ने। ठीक है, अगला है एक और मंदिर है, पार्वती का मंदिर। ठीक है, जो कहाँ पे स्थित है? पार्वती का मंदिर अंबाराम। ठीक है, अंबाराम में पार्वती का मंदिर और कांचीपुरम में भरतराज का मंदिर। ठीक है, कांचीपुरम में भरतराज और अंबाराम में पार्वती का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेवराय ने। ठीक है, कृष्णदेवराय ने। इतना कुछ बनवाने के बाद कृष्णदेवराय की मृत्यु कब हुई थी? 1529 में। कब हुई थी? 1529 में। तो कृष्णदेवराय की मृत्यु कब हुई थी? 1529 में। लेकिन उससे पहले उसे कुछ उपाधि मिली थी। ठीक है, तो बताइएगा कि आंध्र भोज की उपाधि किसे मिली थी? कृष्णदेवराय। ठीक है, आंध्र भोज। ठीक है, अभिनव भोज। ठीक है, आंध्र भोज, अभिनव भोज, कृष्णदेवराय। ठीक है, लेकिन एक और है आंध्र पितामह, तो कृष्णदेवराय। ठीक है, 3 चीज पढ़े, आंध्र भोज, अभिनव भोज। ठीक है, आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह। तुल्लु वंश में आ गए। ठीक है, तुल्लु वंश का जो पूरा पढ़ लिया, उसके बाद बताइएगा तुल्लु वंश का अंतिम शासक कौन थे? सदाशिव। ठीक है, तुल्लु वंश का अंतिम शासक सदाशिव। ठीक है, लेकिन तुल्लु वंश की स्थापना कौन किया था? हाँ, वीर नरसिंह। ठीक है, वीर नरसिंह। ठीक है, तुल्लु वंश की स्थापना वीर नरसिंह और तुल्लु वंश के अंतिम शासक सदाशिव। ठीक है, अगला बताइएगा कि तालीकोटा, ठीक है, जिसको बोलते हैं राक्षसी तंगड़ी। ठीक है, राक्षसी तंगड़ी, तालीकोटा, बन्नीहट्टी, तीनों एक ही है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं तालीकोटा ज्यादा फेमस है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। ठीक है, एक साल घटा दिया। तो 1565 में 23 जनवरी 1565 को। ठीक है, ये सब सवाल आने वाला सवाल है। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को। ठीक है, 23 जनवरी 1565 को। अगर पूछे बन्नीहट्टी का युद्ध कब हुआ था? तो वही हो गया 1565, वही एक ही है। राक्षसी तंगड़ी, ठीक है, तालीकोटा और बन्नीहट्टी एक ही है। अगला बताइएगा कि तालीकोटा का युद्ध, ठीक है, तालीकोटा का युद्ध के बाद, ठीक है, सदाशिव कौन थे? अंतिम शासक तुल्लु वंश का। ठीक है, तो तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव ने, ठीक है, किसके सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाया था? किसकी सहायता से? तिरुमल। ठीक है, तिरुमल की सहयोग से। तो तिरुमल कौन थे? तिरुमल थे उसके साथ अरिविड्डू। ठीक है, अरिविड्डू। हाँ, अराविड्डू के संस्थापक कौन थे? तिरुमल। ठीक है, तिरुमल तो आगे उसी में। ठीक है, तो अराविड्डू के संस्थापक तिरुमल। ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य के चौथे वंश है। ठीक है, अंतिम वंश हो गया। तो बताइएगा कि अराविड्डू वंश का अंतिम शासक कौन थे? रंग तृतीय। ठीक है, अराविड्डू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय। ठीक है, अराविड्डू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय थे। ठीक है, अगला बताइएगा कि अराविड्डू शासक, ठीक है, अराविड्डू शासक जिसका नाम आप लोग को बताना। ठीक है, कौन से अराविड्डू शासक थे जिसके शासनकाल में वोडेयार में मैसूर राज्य की स्थापना किया गया था? क्या नाम था? वेंकट द्वितीय। ठीक है, अराविड्डू का शासक था वेंकट द्वितीय। क्या? वेंकट द्वितीय। क्या नाम था? वेंकट द्वितीय। ठीक है, इसी के शासनकाल में वोडेयार, ठीक है, वोडेयार ने, किसने? वोडेयार ने। तो यहाँ से 2 सवाल हो गया। ठीक है, मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया था? वोडेयार ने। ठीक है, मैसूर राज्य की स्थापना वोडेयार ने। ठीक है, और किसके शासनकाल में? तो वेंकट द्वितीय। ठीक है, वेंकट द्वितीय किसके शासनकाल में? वेंकट द्वितीय। ठीक है, और कब किया था मैसूर राज्य की स्थापना? 1612 में। ठीक है, 1612 में किया था। हो गया। अब आते हैं थोड़ा प्रशासनिक इकाई देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई, ठीक है, तो सबसे बड़ा होता था इसमें प्रांत। ठीक है, तो प्रांत को क्या बोला जाता था? मंडल। ठीक है, प्रांत को मंडल। ठीक है, प्रांत को किसमें बांटा था? प्रांत को, हाँ, जिला में। ठीक है, तो जिला को बोला जाता था कोटम। नहीं पढ़े थे सब? तो जिला को बोला जाता था कोटम। ठीक है, लेकिन प्रांत को मंडल। ठीक है, उसके बाद जिला को किसमें? जिला को नाडू में। ठीक है, नाडू में, जिला को नाडू में। ठीक है, और सबसे छोटा जो होता था इसका समाज, वो क्या था? ग्राम। ठीक है, और ग्राम को बोला जाता था उर। क्या बोला जाता था? उर। ठीक है,
बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य में जो है सेना नायकों को क्या कहा जाता था? नायक। ठीक है, सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में सेना नायकों को नायक कहा जाता था। हो गया। बताइएगा विजयनगर साम्राज्य में जो आय का सबसे बड़ा जो स्रोत था वो क्या था? हम पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो लगान। ठीक है, लगान था। क्या था? लगान। ठीक है, वही हुआ, एक ही बात हुआ। ठीक है, तो बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व का जो दर था वो क्या था? उपज का 1/6। ठीक है, उपज का 1/6 भाग। ठीक है, उपज का 1/6 भाग। हो गया। बताइएगा कि ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे। ठीक है, कौन कौन? ब्राह्मण, ठीक है, या मंदिर या बड़े भूस्वामी, ठीक है, जो स्वयं कृषि नहीं करते थे उसे क्या कहा जाता था? कुटगी। ठीक है, क्या कहा जाता था? कुटगी। ठीक है, कुटगी कहा जाता था। जो स्वयं कृषि नहीं करते थे उसे कुटगी। ठीक है, और ये क्या करते थे? किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे। ठीक है, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे। ठीक है, हाँ, तो यही भूमि को बोला जाता था कुटगी। ठीक है, कुटगी। बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य में जो सैन्य विभाग था, ठीक है, सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? सैन्य विभाग को कदाचार। क्या? कदाचार। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में जो सैन्य विभाग था उसे कदाचार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कदाचार। ठीक है, और इस विभाग का मतलब कौन विभाग का? सैन्य विभाग का। सैन्य विभाग का जो उच्च अधिकारी होते थे उसे क्या कहा जाता था? सेनापति। हाँ, दंड नायक या सेनापति। ठीक है, तो सैन्य विभाग का जो सबसे उच्च अधिकारी होते थे उसे दंड नायक या सेनापति। ठीक है, दंड नायक या सेनापति कहा जाता था। अगला सवाल बताइएगा कि जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर जो लोग बस जाते थे, ठीक है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जो लोग बस जाते थे उसे क्या कहा जाता था? बड़वा। ठीक है, क्या कहा जाता था? बड़वा। ठीक है, बड़वा। ठीक है, हाँ। बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा का प्रचलन था या नहीं था? था। ठीक है, दास प्रथा का प्रचलन विजयनगर में था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। और बताइएगा कि मनुष्यों के क्रय विक्रय, ठीक है, मनुष्यों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था, तो उसे क्या कहा जाता था? वेशवक। ठीक है, वेशवक। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेशवक कहा जाता था। ठीक है, और एक सवाल और है कि बताइएगा कि पर्दा प्रथा का प्रचलन था या नहीं था? नहीं था। ठीक है, और दास प्रथा था। ठीक है, दास प्रथा का प्रचलन था और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। लेकिन सती प्रथा था। ठीक है, दास प्रथा था, सती प्रथा था, लेकिन पर्दा प्रथा नहीं था, और बाल विवाह भी था। ठीक है, बाल विवाह सामान्य प्रथा थी वहां की। अगला बताइएगा कि मंदिरों में रहने वाली स्त्री, ठीक है, वैसी स्त्री जो मंदिरों में रहती थी उसे क्या कहा जाता था? देवदासी। क्या? देवदासी। क्या कहा जाता था? देवदासी। ठीक है, बताइएगा कि किस मंदिर में कृष्णदेवराय एवं उसकी पत्नी, ठीक है, किस मंदिर में कृष्णदेवराय एवं उसकी पत्नी तिरुमल एवं चिंता देवी, ठीक है, तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां बनाई गई थी? कौन मंदिर? हाँ, तिरुपति मंदिर। ठीक है, तिरुपति मंदिर। उसमें क्या है? कृष्णदेवराय एवं उसकी पत्नी, ठीक है, तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम, ये सभी की मूर्तियां हैं। कौन सा मंदिर? तिरुपति मंदिर। ठीक है, तिरुपति मंदिर में। बताइएगा कि विजयनगर का प्रमुख उत्सव, ठीक है, राज्य उत्सव जिसको बोलते हैं, कि विजयनगर का प्रमुख राज्य उत्सव क्या था? महानवमी। ठीक है, कौन नवमी? महानवमी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का जो राज्य उत्सव था क्या था? महानवमी। ठीक है, महानवमी का त्योहार मनाया जाता था। कहाँ पर? विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में। दुर्गा पूजा। हाँ, दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता था। ठीक है, महानवमी। हम लोग क्या मनाते हैं? रामनवमी। ठीक है, अगला बताइएगा कि संगीत सार, ठीक है, संगीत सार की रचना किसने किया था? संगीत सार। हाँ, संगीत सार
हाँ तो विद्यारण्य, ठीक है, संत विद्यारण्य। कौन? संत विद्यारण्य, ठीक है। तो संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से क्या हुआ था? संत विद्यालय। हाँ वही क्या, विजयनगर की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। किसने? हरिहर एवं बुक्का ने, ठीक है। तो किसके आशीर्वाद से? वह क्या? संत विद्यारण्य, ठीक है, संत विद्यारण्य। संत विद्यारण्य, ठीक है। और इसकी रचना का क्या नाम है? इसकी ग्रंथ का नाम संगीत सार, ठीक है। तो सवाल आएगा, संगीत सार की रचना किसने किया था? संत विद्यारण्य, ठीक है, संत विद्यारण्य, ठीक है। अगला बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य में जो सिक्का था, सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का था, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का था उसे क्या कहा जाता था? उसे हाँ सोने के सिक्के थे। हाँ, सोने के सिक्के थे, बहुत अच्छा है। स्वर्ण का वराह, ठीक है, स्वर्ण का वराह, ठीक है, स्वर्ण का वराह। विजयनगर साम्राज्य में जो सिक्का होते थे उसे क्या कहते थे? स्वर्ण का वराह, ठीक है, स्वर्ण का वराह। और स्वर्ण का वराह के साथ हम जो टॉपिक को समाप्त करते हैं और अब आएंगे नवल सर और साइंस का करेंगे, ठीक है सर, क्योंकि आज पॉलिटी नहीं, पॉलिटी का नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद साथियों सभी को। जय हिंद सर। गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग सर। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं ना विविध में, और कल लास्ट होगा इसका और समाप्त हो जाएगा आपका फिजिक्स। फिर हम लोग चलेंगे केमिस्ट्री की ओर। सारा कुछ नए रणनीति, नए स्ट्रेटजी से स्टार्ट करेंगे। जो जो पढ़ना चाह रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं, या साइंस किसी भी जो भी एग्जाम में पूछ रहा है वो ज्वाइन कर लें। कल नहीं, परसों से। इससे क्या होगा कि टॉपिक छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे समय पर आ गए हैं। जवाब नहीं देना पड़ेगा सर, आप चुप रहिएगा, जवाबें नहीं दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कहाँ तक हो गया था? डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन तक कर लिए थे। डायलिसिस मशीन क्या है? खून का शुद्धिकरण। हाँ, गुर्दे खराब होने की स्थिति में जो रक्त का शोधन किया जाता है वो किससे किया जाता है? डायलिसिस मशीन। और डायलिसिस मशीन का खोज किसने किया था? तो कोल्फ ने। किसने किया था? कोल्फ ने। चलिए बताइए अगला, किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने के लिए डायलेटोमीटर, ठीक है, डायलेटोमीटर। नया नया सुन रहे हैं? नहीं सब पुराना है तो जवाब क्या देते हैं? विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप। वेरी गुड। वही विद्युत शक्ति को मापने वाला यंत्र, विद्युत शक्ति को इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर से विद्युत शक्ति मापने वाला यंत्र है। वहीं विद्युत आवेश की उपस्थिति को बताने वाला यंत्र क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। तो बताइएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर उपयोग में लाने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? सर वही मोटर है, सिर्फ इलेक्ट्रिक लगा दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर। चलिए अगला बताइएगा, अति सूक्ष्म कणों को देखने की सहायता का उपकरण कौन है? माइक्रोस्कोप। चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण एपिडाइस्कोप, ठीक है, एपिडाइस्कोप। एपिडाइस्कोप से क्या किया जाता है? हाँ, पर्दे पर दिखाया जाता है चित्रों को, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। मस्तिष्क की गतिविधि को मापने के लिए यंत्र
बहुत अच्छा, क्या है सर? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मस्तिष्क की गति की विधि को मापने के लिए, मस्तिष्क की गति की विधि को मापने के लिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने के लिए, कितना बार चर्चा हो चुका है चीज, क्या चीज का उपयोग किया जाता है मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने के लिए? इंडोस्कोप, है ना? इंडोस्कोपी जो किया जाता है, तो मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने के लिए इंडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। रेडियो सक्रियता स्रोत के विकिरण की गणना किसके द्वारा किया जाता है? क्या है? जेएम काउंटर। जेएम काउंटर। रिकॉर्ड पर, ठीक है, रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि तरंगों को पुनः जागृत के लिए सुनने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करेंगे? ग्रामोफोन। ग्रामोफोन का कार्य रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि तरंगों का पुनः जागृत के लिए सुनने के लिए यंत्र। ठीक है, फिर से हम रिवीजन कराएंगे, अभी एक एक बार हम पढ़ा ही रहे हैं, समझिए। आवाज तो आने रहा उधर से। चलिए अगला बताइएगा, वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन देखने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हाइग्रोस्कोप। हाइग्रोस्कोप। अगर पूछा जाएगा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है किससे, तो हाँ, और क्या है ये? परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है हाइग्रोस्कोप। हृदय और फेफड़ों की गति को मापने वाला यंत्र कार्डियोग्राफ। ठीक है, हृदय एवं फेफड़ों की गति, स्पंदन या ग्राफ अंकित करने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? कार्डियोग्राफ, है ना? टिक 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 चलता है, जब सीधे लाइन में आ जाए तो खत्म। चलिए अगला, विभिन्न प्रकार के रेखा गणित आकृतियों को देखने में सहायक कैलिडोस्कोप। क्या है? कैलिडोस्कोप। तड़ित से बचाव के लिए ऊंची ऊंची इमारतों में लगाए जाने वाला उपकरण क्या रहता है? क्या रहता है? तड़ित चालक। बहुत अच्छा, तड़ित चालक रहता है। और किसका बना रहता है ये? तांबा का। और इसका खोज किसने किया है? इसको फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन है। गैसों का दाब मापने वाला यंत्र? इसको मैनोमीटर। मैनोमीटर। बहुत अच्छा, मैनोमीटर। ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में बदलने वाला, ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में कौन बदलेगा? माइक्रोफोन। ग्रामोफोन का क्या काम था? हम लोग देखे ना अभी, ग्रामोफोन वो रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि को पुनः से जागृत करता है, लेकिन माइक्रोफोन क्या है? ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। और वहीं विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलेगा? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलेगा? स्पीकर, डीजे। उसको लाइन देंगे तभी तो बजेगा वो। चलिए अगला, मोटर गाड़ी की गति को मापने के लिए ओडोमीटर। क्या हो जाएगा? ओडोमीटर। वहीं उसकी स्पीड, हाँ, तय की गई दूरी क्या है? तय की गई दूरी ओडोमीटर। तय की गई दूरी ओडोमीटर। और गति जो है वो स्पीडोमीटर है। ठीक है, उसका जो गति कितना है वो किससे बताएगा? स्पीडोमीटर से। लेकिन तय की दूरी को किससे बताएगा? ओडोमीटर से। विद्युतीय और यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑसिलियोग्राफ। क्या कहा जाता है? ऑसिलियोग्राफ। दो स्रोतों के प्रदीपन एवं तीव्रता की तुलना करने के काम आने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? फोटोमीटर। क्या कहा जाता है? फोटोमीटर। ये सब याद हो नहीं रहेगा, ठीक है ना? पढ़ लीजिए। फोटोमीटर 2-4 बार पढ़िएगा तभी याद रहेगा। फोटोग्राफ का एक स्थान से दूसरे पर पहुंचाने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? फोटो टेलीग्राफ। ठीक है, फोटो को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले क्या कहेंगे? फोटो टेलीग्राफ। चलिए, और इधर क्या था? ये चलिए, पहले दिवस बताइएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। ठीक है, अगला बताइएगा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। वेरी गुड। कब? 23 मार्च। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? हाल ही में 2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था? नहीं, मतदाता दिवस है 24 जनवरी। 25 जनवरी, 24 जनवरी को बालिका दिवस है। 24 जनवरी को मतदाता दिवस था।
हम तो बालिका दिवस के रूप में तो जानते हैं, श्योर है कि 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। और यही 24 जनवरी के बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। कहाँ की लड़की थी वो? उत्तराखंड की सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। चलिए अगला बताइएगा, विश्व वानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस 14 अप्रैल। विश्व वानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को और किसका जन्म दिवस है? अम्बेडकर बाबा साहब। ठीक है, 14 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। चलिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। 11 मई। वेरी गुड। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। इंजीनियर डे या फिर अभियंता दिवस कह सकते हैं 15 सितंबर को। ठीक है, 15 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को। टेलीविजन दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर। कब? 21 नवंबर। 21 नवंबर। रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर। बताइए 4 दिसंबर में कौन सा सेना दिवस मनाया जाता है? 4 दिसंबर को थल सेना, जल सेना और वायु सेना, 3 ऑप्शन है। क्या होगा? हाँ, जल सेना ही आंसर है। ठीक है, थल सेना 15 जनवरी, जल सेना या नौ सेना 4 दिसंबर और 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस। चलिए अगला बताइएगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। बहुत अच्छा सर। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ है स्थित? संस्थान इसका स्थित बताना। राजनीति उसका डायरेक्ट स्थान बता दीजिए। नई दिल्ली में। कहाँ है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान एवं अनुसंधान नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली। चलिए, भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ। कहाँ है? भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। बहुत अच्छा सर, देहरादून। कहाँ है? देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। देहरादून से 2 क्या क्या हो गया? एक सर्वेक्षण और दूसरा पेट्रोलियम संस्थान। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। भारतीय मौसम विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान हमारा झारखंड जादूगोड़ा। क्या हो जाएगा? जादूगोड़ा। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जादूगोड़ा। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर। कहाँ हो जाएगा? जमशेदपुर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। कहाँ है? मुंबई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म ये भी मुंबई। कहाँ है? मुंबई। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ये भी महाराष्ट्र। और राष्ट्रीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान ये पुणे ये भी महाराष्ट्र। तो हम लोग देखे यहाँ 5 महाराष्ट्र से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक बार और पढ़िएगा घर में, याद हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक यहीं तक था और कल जितना बचा है सब कल खत्म। फिर परसों से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा इसका साइंस में। तो ठीक है दोस्तों, कल भर समय है, अगर सूचना नहीं पहुंचा है तो पहुंचा दीजिए वहां तक जो जो साइंस पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से और नई रणनीति के साथ चलेगा डिस्कशन। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू।